Sir, please explain the drawing one. Drawing. 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 Yes, sir. Okay. Drawing. Drawing means the owner, the proprietor, he has invested capital in the business. But we consider proprietor as a separate legal entity and business as separate legal entity. I told you businessman and business both will be considered separate legal entities in the eyes of law. तो प्रोप्राइटर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता बिजनेस में, दैट कैपिटल इज एक्चुअली लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस. Business has to pay back whatever is the investment made by the proprietor. बिजनेस को वो सारा पैसा वापस देना होता है प्रोप्राइटर. सो प्रोप्राइटर की जो कैपिटल बिजनेस में लगी है, इट इज अ लाइबिलिटी. आई टोल्ड यू इट इज इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द फर्म. सो बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर प्रोप्राइटर ने 5 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो बिजनेस विल पे इंटरेस्ट ऑन दैट 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेम वे, इफ प्रोप्राइटर withdrew some money, withdraws some cash, takes some goods or takes some services from the business for his personal use, for his domestic use, private use, then it is known as drawing. It is known as drawing. If the proprietor withdraws some money in cash or some goods he takes for personal use, or he takes some service for personal use, private use, then it is known as drawing. He has to return it back, and he has to also pay interest on drawing. He has to also pay interest on drawing. Okay, personal, it should be personal. For private use, then it is known as drawing. I hope it is clear. Yes, sir. Then there is next term, cost. Cost. Cost is any amount which is paid for some goods or services. To acquire some goods or services, or to purchase asset, whatever amount is spent, it is known as cost of that particular good or item. Amount paid in exchange of goods or services, or to acquire some assets. अगर आप एक असेट भी खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी मशीनरी खरीदी है, $5 lakh, मशीन 5 लाख रुपीस की, उसको लाने का किराया 5,000 रुपए, उसको इंस्टॉल करने का, जहां पर भी, जैसे जनरेटर मंगाया आपने बहुत बड़ा, तो जहां से आएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके इंस्टॉलेशन को जहां पर आप उसे फिट करवाएंगे उसमें भी काफी पैसा लगता है. दैट ऑल मिला के 5,10,000 इज द कॉस्ट. टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी और जनरेटर विल बी 5,10,000. It is the total amount
पेड इन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी और द जनरेटर, और अब वो यहां पर हमारे यहां पर इंस्टॉल हो चुका है और अब वो काम करना शुरू करेगा. सो दिस इज नोन एज कॉस्ट. नेक्स्ट इज वाउचर. Voucher. Voucher is any document voucher is a document which is an authorization to pay. Authorization to pay. Authorization to pay, and on the basis of this all the transactions are recorded in the books of account. ये एक तरीके से प्रूफ होता है. It is a proof. कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगी उसका एक वाउचर बनेगा. 5,000 रुपीज अगर अंजलि को पे किए हैं तो उसका एक वाउचर बनेगा जिसमें लिखा होगा अंजलि को पेमेंट की गई है. तो अंजलि को उसमें डेबिट किया जाएगा और कैश को उसमें क्रेडिट किया जाएगा, which you will learn later. But in that voucher, name of Anjali will be mentioned, amount will be mentioned, कितनी पेमेंट की है वो mentioned होगा, डेट mentioned होगी, and this voucher will be the source document. ये सोर्स डॉक्यूमेंट होगा जिसके बेसिस पे हम कहीं पर एंट्री करेंगे फिर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और जो वो एंट्री करेंगे उसका लीगल प्रूफ होगा ये वाउचर. कभी भी क्रॉस चेक करना होगा तो हम कहेंगे लाइए उसका वाउचर दिखाइए. दैट वाउचर इज अ प्रूफ दैट द ट्रांजैक्शन इज डन. अंजलि के उसमें साइन होंगे कि उनको पेमेंट रिसीव हो गई है, एंड दैट अमाउंट इज पेड बाय द फर्म. ये इस बात का भी प्रूफ होगा. हमारे पास भी एक कॉपी होगी उसकी, और अगर अंजलि चाहेंगे तो एक कॉपी वो भी ले सकती है. सो डॉक्यूमेंट इज लीगल, document is legal proof, is a source document, and on the basis of these documents only transactions are recorded in the books of account. अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ये हो सकते हैं वाउचर, उसका फॉर्मेट अलग हो सकता है और उसका डिजाइन अलग हो सकता है, बट डिफरेंट कंपनीज में वाउचर सब जगह यूज होता है एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट, एज ए लीगल प्रूफ. किसी भी चीज, किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसका वाउचर फाइंड आउट करेंगे. कहां है उसका वाउचर, वाउचर दिखाइए, इसका मतलब ट्रांजैक्शन इज लीगल. ओके, देन देयर इज डिस्काउंट. ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, डिस्काउंट. दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. There are two types of discounts. What is discount? आपको डिस्काउंट के बारे में पता है कि कुछ भी जो लिस्ट प्राइस से कम दामों में मिले इसको हम डिस्काउंट कह देते हैं. सेल लगी होती है, उसमें लिखा होता है 10% डिस्काउंट, 25% फ्लैट डिस्काउंट, 50% ऑफ. तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर डिस्काउंट्स. और जो ये डिस्काउंट है ये किस पे दे रहे हैं, वो ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स. ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बाय द सेलर
by the seller to increase his sale, to increase the volume of sale, कि अगर आप 50,000 रुपए का सामान लेंगे तो उसमें जो है 5,000 रुपए की छूट है, आप 1,00,000 का सामान लेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें 10,000 की छूट हो गई। वो ये चाहते हैं कि होलसेल में, ज्यादातर ये होलसेलर्स देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कि आप बहुत सारा सामान खरीदिए, सामान को किस में बेचने के लिए, बल्क में, टू सेल इन बल्क और टू इंक्रीज sales volume, trader gives this discount, ट्रेड डिस्काउंट में सीधे अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, और इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। आप दिखाएंगे कि मैंने इतने का सामान बेचा, और जो खरीदेगा वो दिखाएगा कि मैंने 50,000 का सामान लिया, जितनी पेमेंट करेगा वो कहेगा कि मैंने इतने का सामान लिया, लेकिन सामान कितने का होगा, वो ज्यादा का होगा। आप जैसे आपको ये डिस्काउंट मिल सकता है कि आप पूरी एक जो है कोल्ड ड्रिंक की पूरी एक वो ले लीजिए, क्या कहते हैं उसको, क्रेट, पूरी क्रेट ले लीजिए कोल्ड ड्रिंक की, तो उसके साथ आपको जो है 2 कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेंगी। तो इसका मतलब अगर आप 2 क्रेट लेंगे तो आपको 4 कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेंगी, 5 क्रेट ले लेंगे तो आपको 10 कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेंगी। ऐसे ही अगर आप जो है 10 क्रेट ले लेंगे तो आपको जो है 20 कोल्ड ड्रिंक हो गई सपोज, और आपकी एक तरीके से एक और क्रेट फ्री हो गई। तो 10 क्रेट आपने ली, आपको 11 क्रेट मिली, आपने पेमेंट करी 10 क्रेट्स की, और आपको क्रेट्स मिली है कोल्ड ड्रिंक की 11, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। तो आप अपने कितना शो करेंगे पेमेंट, कि हमने 10 क्रेट का इतना पेमेंट करा, वो क्या शो करेंगे कि हमने 10 क्रेट बेची और हमने इतना पेमेंट रिसीव किया। जो डिस्काउंट दिया एक क्रेट का वो कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, इट इज डिडक्टेड एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज ओनली टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कि सेल्स बढ़ जाए बस हमारी। Whereas cash discount is given for prompt payment. Prompt का मतलब होता है क्विक, कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। आपने 50,000 रुपए का सामान बेचा, अब आप अपने कस्टमर से कह रहे हैं अगर अभी तुरंत पेमेंट करोगे तो 50,000 में आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। अगर आप तुरंत अभी पेमेंट करेंगे तो यू विल पे 50,000 में से 5% लेस। अगर एक हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे यू विल गेट ओनली 3% डिस्काउंट। इफ यू विल पे आफ्टर 2 वीक्स यू विल गेट ओनली 1% डिस्काउंट, और अगर उसके बाद करेंगे यू विल हैव टू पे फुल पेमेंट। इसका मतलब कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द ट्रेडर टू रिसीव अर्ली पेमेंट, टू मेक कस्टमर्स पे क्विकली। जितनी जल्दी वो पेमेंट करते हैं उतना ज्यादा उनको डिस्काउंट मिलता है। आप सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है ना डिस्काउंट इतना है, तो डिस्काउंट आपको वो तभी देते हैं जब आप उनको पेमेंट करते हैं। अगर आप पेमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर जो है मुश्किल है कैश डिस्काउंट लेना। इट इज गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। I hope it is clear. Yes, sir. डिस्काउंट जो ये है कैश डिस्काउंट, इसे अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड भी किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बट कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देन देयर इज वन मोर, रिबेट। Rebate is also deduction. Rebate is also deduction in the value of the goods after the goods are sold. आपको पहले गुड्स बेचनी है, बेच दिया आपने, the trader has sold the goods for 10,000 rupees.
और जब 10,000 रुपए की गुड्स बेची है तो उसमें उसने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे छोड़ दिए हैं, डिडक्ट कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं। आप जो सामान ले रहे हैं उसमें बहुत सारे पैसे छोड़े जा रहे हैं आपके लिए, लेकिन ना तो ये ट्रेड डिस्काउंट है ना ये कैश डिस्काउंट है। मतलब रिबेट देने के पीछे ना तो ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है ना कैश डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है। ये आपको डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है किसी भी चीज पे बिकॉज ऑफ एनी रीजन विच इज नॉट आइदर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। वो दोनों रीजन के अलावा कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि सामान जो है हो सकता है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी का ना हो, इट इज अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, इट इज अ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जैसा आप मांग रहे हैं बिल्कुल वैसा नहीं है, राइट। आप जो जो चीज कह रहे हैं कि मुझे ये इस तरह की चाहिए, सपोज बिल्कुल वैसा नहीं है वो, उसमें कुछ जो है थोड़ा मान लीजिए पुराना हो गया है, या जो है उसका मॉडल जो है थोड़ा पुराना है, या वो प्रोडक्ट जो है उसका उसके उसके मार्केट में अब जो है उम्मीद है कि रेट कम होने वाले हैं, आउट ऑफ फैशन है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे जो है इसलिए कम दामों पे बेच रहे हैं कि उसका सीजन चला जा रहा है अब, राइट। सो एनी रीजन, बट इट शुड नॉट बी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आई होप आई एम क्लियर। डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड फॉर एनी रीजन अदर देन ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। देन आपने सुना होगा जीएसटी। जीएसटी तो जितने भी पुराने टैक्स होते थे, आपका सेल्स टैक्स, दिस टैक्स, दैट टैक्स, वो सारे अब मर्ज होके किस में आ गए? जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर आप सामान परचेज करेंगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और अगर आप सामान बेचेंगे तो आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे। तो जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हैं दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट। आप वो जीएसटी अपने पास नहीं रखते हैं। जीएसटी गुड्स पे जितना भी आप कलेक्ट करेंगे ऑन सेल्स, दैट विल बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये होता है आपका एसजीएसटी, सीजीएसटी। एसजीएसटी होता है स्टेट का, सीजीएसटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, इस पे पूरा एक चैप्टर है बाद में, वो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब जीएसटी हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं कुछ और छोटी छोटी बहुत सारी टर्म्स है, एक एक लाइन में उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे हम लाइन से। नंबर 1, एंट्री, ENTRY, एंट्री। एंट्री, ENTRY। When any transaction or any event is recorded in the books, it is known as entry. Very simple. Whenever any transaction or any event is recorded in the books of account, it is entry. It becomes entry. Is it clear? जिनके पास बुक वगैरह नहीं है, कीप राइटिंग। आई हैव ऑलरेडी सेंड यू चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, उसका पीडीएफ भेज दिया मैंने कल आपको। पूरे पूरे चैप्टर हैं वो, उनमें से टेक हेल्प जब तक बुक नहीं है आपके पास, एंड कंप्लीट। और वट एवर आई एम टेलिंग, आप चाहे तो वो भी साथ साथ लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू मेक नोट्स। देन देयर इज बैड डेप्ट, BAD, बैड डेप्ट, DEBT, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब
वो पैसा जो हमें अब नहीं मिलेगा, जो पैसा डूब जाएगा। कई लोग होते हैं ना, आपके जो डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब जिन्होंने आपसे सामान उधार लिया है, पैसे उधार लिए हैं, कोई सर्विस उधार ली है और उन्होंने आपको पेमेंट करनी है। इफ दे डू नॉट मेक पेमेंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन और आपके पैसे आपको नहीं मिलते हैं वापस, दैट इज नोन एज बैड डेप्ट। It is the amount which has become irrecoverable from our debtors. It is the amount which will not be received from our debtors. रीजन कोई भी हो सकता है, हम रीजन पे नहीं जाएंगे, एनी रीजन। डेटर आपको आपके पैसे देने से मना कर रहा है और आपने लगता है कि अब ये पैसे कभी नहीं मिलेंगे, तो हम उसे अपनी बुक से राइट ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं उसे, और वो हमारे लिए लॉस होता है। बैड डेप्ट इज ए लॉस। बैड डेप्ट मतलब वो उधार जो अब क्या हो गया, बैड, विच विल नॉट बी रिकवर्ड और रिसीव्ड इन एनी केस फ्रॉम आवर डेटर्स। कभी बाद में जाके वो पैसे मिल जाते हैं तो फिर हम उसे लिख लेते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड। इफ दैट अमाउंट इज रिसीव्ड लेटर ऑन आफ्टर 5 months 10 months 1 year, तो फिर हम उसे लिखते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड और हम उसे तब मानते हैं अपनी इनकम। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट। ये सब पढ़नी हमने भी। लाइव स्टॉक, revenue from operation. Turn on your cameras, everyone. Revenue from operation. सॉल्वेंट आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, वो वाला सॉल्वेंट नहीं है ये। सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। If any firm is able to pay back all its liabilities, it is solvent. If any firm is not able to pay back all its liabilities, it is insolvent. यानी कि अगर आपकी असेट्स आपकी लाइबिलिटीज से ज्यादा हैं तो यू विल बी एबल टू पे द लाइबिलिटीज। सॉल्वेंट में ये पोजीशन होगी आपकी। If your liabilities are more than your assets, definitely you will not be able to pay them, and then it will be insolvent situation. Sarthak, keep your camera on. Okay. Investment. Any amount
which is deployed in shares or debentures of any company. अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, आपने, इसका मतलब वहां पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट. हमें उस पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. हमें उस पे जो है, हमने उसको इसलिए पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है ताकि हमें उस पे इंटरेस्ट मिलता रहे. चाहे आप बैंक में जमा करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट होती है. बैंक में अगर आपने पैसे जमा करे, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा. इन्वेस्टमेंट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स एनीवेयर आउटसाइड द बिजनेस फॉर इनकम पर्पस, फॉर हम उसमें से कुछ कमा सकें. इन्वेस्टमेंट, इट इज आवर असेट. इन्वेस्टमेंट इज आवर असेट. Then there are stores and spares. Store and spare. It is a store means it denotes all such material which is kept for use by the firm. Kept for use by the firm. It is not meant for resale. जो सामान आपने अपने यूज के लिए अलग रखा हुआ है बचा के और आप उसे बेचेंगे नहीं, दैट इज नोन एज स्टोर. वैसे जो सामान आपने रखा है बेचने के लिए, दैट इज नोन एज स्टॉक. डिफरेंस है दोनों. स्टोर्स एंड स्पेयर्स. स्टोर्स एंड स्पेयर्स are those goods or materials which are kept for use in future. मतलब हमने उसे यूज करना है तो हमने उसे जो है संभाल के रखा हुआ है अपने पास. फिर क्या बचा? रेवेन्यू. रेवेन्यू आपको बताया था, एनी इनफ्लो ऑफ कैश. कोई भी जो पैसा आपके पास आता है फ्रॉम business activities, recurring activities which are regular in nature is known as revenue. Then revenue from operations. Revenue from operations, जो आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, उससे जो पैसे आप कमाएंगे, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं तो फ्रॉम द सेल ऑफ गारमेंट्स वट एवर यू विल अर्न इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. देन देयर इज एंटिटी. मीन्स एनी इकोनॉमिक यूनिट which is formed for earning money. It is a separate legal entity. In the eyes of law, it should have a distinct appearance. Turnover का मतलब होता है sales, total sales. Turnover means total sales of the enterprise, total sales, turnover. And last is livestock. लाइव स्टॉक का मतलब है ये आपका हॉर्सेस, एनिमल्स जो होते हैं जिनको हम ब्रीड करते हैं. काउ, गोट, कैटल, ये सब आपके इसमें आते हैं लाइव स्टॉक में. दीज आर ऑल्सो द असेट्स ऑफ द फर्म. These are also the assets of the firm. So that is all for today. The chapter is over. Monday we will start third chapter. By then you can complete. और भी अगर कोई रह गई होंगी तो और याद आएंगी तो आपको हम बताएंगे in the next classes. ये सब छोटी छोटी टर्म्स है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इतनी सारी टर्म्स अब आपको पता चल गई हैं, तो जब आप आगे की चैप्टर पढ़ेंगे और हम इन टर्म्स को यूज करेंगे, you should be able to know, you should be able to distinguish the difference between all these.
25-30 लगभग ये हैं, और भी अभी आएंगी टर्म्स. एज एंड व्हेन दे कम वी विल डू देम. थैंक यू. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.